बैठक ली है, देर रात को भी परसों बैठक ली है, कल भी जो है वो कुछ लोग आपसे मिले हैं जो शिक्षक है, जिनके बड़े फैसले लिए गए हैं सर। ये रूटीन की बैठक है और आमतौर पे मैं समझता हूँ कुछ समय के बाद शिक्षा प्रदेश में हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता। और पिछले 1.5 वर्षों में बहुत से ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो मैं समझता हूँ इस रास्ते पर है। और निश्चित रूप में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जो शिक्षा का स्तर हिमाचल प्रदेश में है उसमें बेहतरी आए। और इससे संबंधित ही हमारी ये 2 बैठकें जो आप पिछले कल की बात कर रहे, एक परसों बैठक थी, इसको माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसमें अपने हमारे को सुझाव दिए और इस पर भी विभाग कार्य कर रहा है। सर, डेपुटेशन के जो शिक्षक बाहर राज्यों में गए हैं उनको लेकर एक बीते कल प्रेस नोट भी जारी हुआ है, क्या रहेगा सर उनको लेकर? तो इन जनरल हमने ये प्रेस नोट निकाला है और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हजारों की संख्या में हमारे पद रिक्त है और उनको भरने की कवायद भी हमने प्रारंभ की है। लगभग पिछले वर्ष ही 7,000 पदों की सैंक्शन हमने, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, 700 पद हमने लेक्चरर्स के लिए, इसकी रखने की प्रक्रिया लगभग अंतिम स्टेज पे है। कमीशन ने लगभग अधिकतर कंपाइल कर दिया और इतने मैं समझता हूँ बैच वाइज रिक्रूटमेंट सारे आंकड़े उस दौरान मैंने देखे थे। हाल में अगर आप बैच वाइज रिक्रूटमेंट की बात करेंगे मात्र कोई 1700 के आसपास जीबीटी रखेंगे और हमने 1.5 वर्षों में लगभग कोई 1600 के आसपास आपके जीबीटी हमने रिक्रूट किए हैं और विदाउट टीचर सिंगल टीचर स्कूलों में इनको भेजा गया है। और इसके अलावा भी टीजीटी की अगर हम बात करेंगे, टीजीटी की पूरी भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग इनके विशेषकर जो अंतिम 4 वर्ष थे लगभग कोई 1000 के आसपास टीजीटीज रखे गए और हमने अपने समय में लगभग कोई ये संख्या कोई 1400 के आसपास बनती है और इनकी नियुक्तियां भी दुर्गम क्षेत्रों में हुई है। इसके अलावा भी लगभग कोई 250 पद हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हैं और जैसे अब आपका चयन आयोग भी हमारे चेयरमैन इत्यादि उसके मेंबर्स इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि प्राथमिकता के आधार पे जो 250 पद हमारे कमीशन के पास है या चयन आयोग के पास है, इसको भी शीघ्र मैं समझता हूँ इसकी भरने की प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ हो। सर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है, अभी आपने जो है वो जो प्राइमरी स्कूल थे उनको मर्ज और बंद करने का निर्णय लिया है, अब जो सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, उनको भी मर्ज कितने हमने इस बैकग्राउंड में इस बात को देखना है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं है जहां पर आपकी मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात चली है। विधानसभा के अंदर भी मैंने काफी डिटेल में अपने रिप्लाई में बात कही थी। पिछले 10 वर्षों में सबसे पहले गुजरात में ये मर्जर ऑफ स्कूल्स का क्रम प्रारंभ किया गया और पिछले 10 वर्षों में एक दशक में लगभग कुछ 76,000 स्कूल्स पूरे भारतवर्ष में इनको मर्ज किया गया है, जिसमें अधिकतर आपके उत्तर प्रदेश में कुछ 26,000 स्कूल है, आपके मध्य प्रदेश में 16,000 स्कूल है, आपके साथ लगते प्रांत चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो चाहे आपकी उत्तराखंड की बात हो, दोनों हमारी तरह पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर भी कोई 1,500-2,000 स्कूल मर्ज किए गए हैं। और पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान भी इस बात को लेकर मंथन चल रहा था और सबसे जो चिंता का विषय है उसमें मुख्य कारण जो इनरोलमेंट में पिछले 2 दशकों में कमी आई, अगर हम मिडिल, प्राइमरी और हायर एजुकेशन को कंबाइन करके तीनों इनरोलमेंट का कंपेयर करेंगे पिछले 20 वर्षों का, उसके अनुसार 5,13,000 बच्चों की हमारी सरकारी स्कूलों में कमी आई है। हम किसी को दोष नहीं दे रहे, लेकिन ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। और इसी तरह से आपका जो स्तर है, जैसे मैंने 2021 की बात कही थी, जो आपका नेशनल असेसमेंट सर्वे है जो 2021 से पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ, उसमें हिमाचल प्रदेश को 21st पोजीशन पे आंका गया है और वर्तमान में भी वो हमारा असेसमेंट सर्वे का अभी नवंबर में कार्यक्रम है। तो असर की रिपोर्ट हो चाहे आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात हो, सभी जो आपके मानक है कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में चिंताओं को बढ़ा रही है। तो ये कि हमारे पास रास्ता बनता है कि हम अपनी मैं समझता हूँ व्यवस्था को सुधारे और इस सोच के साथ चाहे ये हमने टीचर्स के रूप में होगी, ये भी हमने कैबिनेट से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर दी और शीघ्र जैसे हम जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी से अब फारिग हो चुके हैं, इसके उपरांत हम ये प्रोसेस प्रारंभ करेंगे। इसी तरह से जहां मर्जर ऑफ स्कूल भी एक मैं समझता हूं एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, जो निर्णय हमने लिया है, हालांकि पिछली सरकार के समय में भी कई दफा वो लिस्टें बनी, कई दफा उसमें सोचा भी इस बारे में किया, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाए। और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था लाहौल स्पीति का, आपकी हंसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 बच्चे हैं, 8 टीचर है, 5 आपके नॉन टीचिंग स्टाफ है। चलो एक वो मैं समझता हूँ 2 बच्चों के लिए अब आप समझ सकते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कुछ अर्थ होता है, तो कोई मैं समझता हूँ इस तरह की बातें बेमतलब है। तो आने वाले समय में जैसे आपने कहा है, जहां हमने प्रथम चरण में अपने प्राथमिक पाठशालाएं, मिडिल स्कूल्स को मर्ज करने की प्रोसेस प्रारंभ किया था,
अब हम हाई स्कूल और +2 को भी इसको भी डिपार्टमेंट मूल्यांकन कर रहा है कि हमने मैं समझता हूँ एक इनरोलमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम हाई स्कूल की बात करें, हाई स्कूल में जहां पर संख्या आपकी 6ठी से लेके 10वीं तक यानी 5 क्लासेस की लगभग कोई 20 के आसपास होगी, तो उनको आपका मैं समझता हूं जो आपकी 9th और 10th है वो आपकी एडजॉइनिंग क्षेत्र में उनको मैं समझता हूं बच्चों को भेजा जाएगा। और हम ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी के बारे में भी सरकार के संज्ञान में ये मैं समझता हूं मामला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिमाचल का एक एक बच्चा शिक्षित हो, साक्षर हो, लेकिन उस स्कूल को आपको एक तरह से मैं समझता हूं उसको मिडिल स्कूल के रूप में ही आने वाले समय में चलाया जाएगा। 2 क्लासेस आपकी जो 9th और 10th की होगी वो बच्चे अपने एडजॉइनिंग स्कूल में जाएंगे। और यही बात आपकी +2 की है, जहां पर आपकी 6ठी से लेके आपकी 12वीं तक आपकी 7 क्लासेस बनती है, वहां पर मात्र 25 बच्चे या 25 से कम होंगे, तो उनकी भी जो आपकी 11th और 12th क्लासेस है उनको आपको एडजॉइनिंग स्कूल में उनको मर्ज किया जाएगा। तो इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां मर्जर ऑफ स्कूल बड़ा कठिन निर्णय था, इसी तरह से आपके ट्रांसफरों को रोकना, विशेषकर जो शैक्षिक सत्र के दौरान जो हमने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये भी अपने आप में मैं समझता हूं बहुत ही हमारे शिक्षा विभाग के हित में लिया गया फैसला है। नहीं तो आमतौर पे, क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है, हर वर्ष लगभग कोई 3-4 हजार लोग हमारे रिटायर होते हैं, वैकेंसीज आती रहती है, तो निरंतर ये क्या ट्रांसफरों का सिलसिला जारी रहता है, जिससे टोटल आपका मैं समझता हूं एक केओस और कंफ्यूजन धरातल में विभाग में रहता है। तो उसमें विराम लगाने के लिए हमने शैक्षिक सत्र यानी एकेडमिक सेशन के दौरान कोई ट्रांसफर ना हो, ये कैबिनेट से निर्णय लिया है। और 5 अगस्त के बाद ये हमारा निर्णय आपका मैं समझता हूं इसको धरातल पर उतारा गया है और ये इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका डाटा है आपके पास, हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल कितने हैं लगभग? तो अभी तो प्रारंभिक दौर है, लगभग कोई 100 के आसपास ये भी होंगे हाई स्कूल और आपके +2, जहां पर आपकी संख्या कम है। और अभी अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगा। छुट्टियों को लेकर के बहुत सारे जो संगठन वो आते हैं, एक खबर चल रही है सर कि जो लाहौल स्पीति वहाँ पर छुट्टियों में थोड़ा बदलाव हो सकता है, क्या सकता है? ओवरऑल मैं समझ रहा हूँ कि आज के समय में हमारे को नए सिरे से ये बात देखनी पड़ेगी। अब एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कुछ ऐसे आपके स्कूल्स है जो विंटर क्लोजिंग है, कुछ ऐसे स्कूल्स है आपके जो समर क्लोजिंग है। तो इसको रैशनलाइज करने की भी हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि इसको थोड़ा आज के समय में मैं समझता हूँ इसको कैसे हम प्रैक्टिकली आज के समय में आवश्यकता के अनुसार उसको कैसे करना है, वो मैंने फील्ड से डाटा मांगा है। आपका साथ ही साथ जैसे मैं समझता हूँ छुट्टियों की बात चलती है, आपका मानसून जिसका आपने एक बहुत ही भयानक दौर पिछले वर्ष भी देखा, ये भी बात चलती है कि इसको एक्सटेंड किया जाए। आमतौर पर छुट्टियां आपकी 22 जून से होती है, पहले ये शायद आपकी जुलाई में होती, तो इसको भी मैं समझता हूँ एक तरह से प्रीपोन करने की, पोस्टपोन करने की बात की जा रही है कि अगर हम 22 जून की जगह इसको 1st वीक जुलाई से करें छुट्टियों को। तो हालांकि हमने निर्णय इस वर्ष भी लिया था, लेकिन उस बात को लेकर देरी हो चुकी थी और आपकी इंस्ट्रक्शन फिक्सचर पहले जा चुका था। तो इसी क्रम के साथ हमने मैं समझता हूं इस सभी बातों को लेकर मैं समझता हूं निर्णय लिया है कि सारी बातें हमारे संज्ञान में आएगी और हम नवंबर तक इस बात को लेकर निर्णय लेंगे। आपकी एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ने भी निरंतर प्रक्रिया आपकी चलती रहती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, इस पे भी अंकुश लगे और एक समय अवधि में सारे कार्य मुकम्मल हो, इस सोच के साथ भी विभाग मैं समझता हूं अपनी सोच बना रहा है। सर एनटीटी का फैसला हुआ है कब तक? तो अब ये प्रारंभ करना, जैसे मैंने कहा कि अब करने में भी समय लगता है। पिछले वर्ष की सैंक्शंस थी जो हमारे को अब ये जेबीडी, टीजीटी टीचर्स मिले हैं जो बैच वाइज के माध्यम से मिले। हालांकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मामला भी अभी जो 2800 पोस्ट हमारे को सैंक्शन हुई है वो अभी अधर में है, लेकिन इसके बाद हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पीजीटी के बाद ये आपकी एनटीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट भी प्रारंभ हो। सर ये मस्जिद विवाद जो शिमला से उपजा था वो अब पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, आज भी निर्वाण प्रोटेस्ट है, क्या आप एक लोगों से आग्रह करेंगे? हालांकि वहाँ पर कई जगहों पर जो माहौल भी खराब हुआ, सोलन में देखा एक व्यक्ति को पीटा गया वहाँ पर। नहीं, ये बहुत दुखदाई है, ये बहुत दुखदाई है। हम सबको ये देखना है कि हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है और मैं समझता हूँ यहाँ पर कट्टरवाद की जहां तक बात आती है, किसी भी धर्म की बात हो, चाहे मैं इस बात में पढ़ना नहीं चाहता, वो गलत है। और एक मैं समझता हूँ एक लिबरल एटमॉस्फेयर हमेशा हिमाचल प्रदेश में रहा है और निश्चित रूप में कानून के दायरे में सारी बातें होनी चाहिए। गली मोहल्लों में अगर हम इस तरह के निर्णय लेंगे तो उसका एक मैं समझता हूँ बहुत ही दूरगामी उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। कानून व्यवस्था में हम सभी मैं समझता हूँ विश्वास रखें
और तभी जाकर मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हमारा टूरिज्म एक मुख्य आय का स्रोत है। अगर आपदा के दौरान कितना नुकसान आप जानते हैं कि हमारे को प्रदेश को हुआ है, अगर इस तरह की और एक नेगेटिव फीडबैक आपका पूरे राष्ट्र में जाएगा तो उसका नुकसान प्रदेशवासियों का ही है। और जैसे मैंने पहले कहा, आपका चाहे कट्टरवाद की बात आती है, एक्सट्रीमिज्म की बात आती है, चाहे किसी भी धर्म की बात है, वो हिमाचल में चलना नहीं। हमारा देवभूमि है और हमेशा यहाँ पर सभी धर्म के लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में रहे हैं और इसमें कोई भी, मैं समझता हूँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए और दल गठबंधन से ऊपर उठकर हम सबको, सभी पार्टी के लोगों को यहाँ पर अमन शांति बनी रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यूनिवर्सल कार्टन का डिसीजन लिया था और ग्राउंड रियलिटी ये कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले बहुत से था 28-30 किलो जाता था, 20 किलो में वही दाम है। 28-30 क्या है तो 30-35 किलो तक चले जाता था और इसका बहुत एक, मैं समझता हूँ, पॉजिटिव एक फायदा किसानों बागवानों को हुआ। जैसे मैंने शिक्षा क्षेत्र के बहुत से ऐसे निर्णय लिए जहां पर एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। ये भी कई वर्षों से, दशकों से आपका लटका हुआ मुद्दा था, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार और विशेषकर जगत सिंह नेगी जी ने जो एक मजबूत इसको लेकर अपना दृढ़ संकल्प लिया है कि हमने किसानों और बागवानों के हित में यूनिवर्सल कार्टन, जिसमें एक, मैं समझता हूं, एक निश्चित वेट ही आपका मार्केट में सेब का या अन्य फलों का जाएगा, तो एक बहुत अच्छा निर्णय था और इसका निश्चित रूप से बहुत लाभ किसानों और बागवानों को हुआ है। सर, भाजपा विधायक रणदीप शर्मा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई और जो मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र सहायता नहीं कर रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो फाइनेंशियल सिचुएशन बनी है वो वित्तीय कुप्रबंधन के कारण बनी है। आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार को मात्र अभी कोई 20 महीने के आसपास की अवधि हुई है और एक कुप्रबंधन 20 महीनों के अंदर नहीं हो सकता है। तथाकथित इनकी डबल इंजन की सरकार ने कितना हिमाचल प्रदेश को दिया, ये हम सबके सामने है। और अगर मैं समझता कुछ मदद उस कार्यकाल के दौरान 2017 से 22 के बीच, जब जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त प्रदेश की मदद होती तो आज ऐसी स्थिति न होती। अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कटौती हुई है, भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है। जीएसटी कंपनसेशन में कटौती, वो क्रम आपका जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ हो गया था। आपकी लोन की लिमिट में जो कटौती हुई है वो केंद्र सरकार ने की और तो और जिन्होंने, मैं समझता हूं, आपदा के दौरान भी मैं समझता प्रदेश के फायदा नहीं किया। कोई हमारे, मैं समझता हूं, जितने हमारे पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट जो हमारे प्राकलन केंद्र में पड़े लगभग 9,000 करोड़ के आसपास के, वो अभी आज तक लंबित पड़े। और जिस तरह से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बजट के दौरान से हिमाचल को सिंगल आउट कर दिया था बाकी स्टेटों के साथ, वो स्पष्ट रूप में दर्शा रहा कि किस तरह से सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार हिमाचल के साथ कर रही है। होंगे इस बार कि नहीं हो पाएंगे? अब ये मामला विचाराधीन है और जो भी हमारा निर्णय होगा वो बच्चों के हित में, विभाग के हित में होगा।